सामान्य जीवन में जैसा फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें रेगुलर अटेंशन और अपने डे टू डे बिहेवियर में या डे टू डे लाइफ में अच्छी आदतों को शुमार करना पड़ता है। उसी हिसाब से यदि आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ भी आपका ठीक ठाक हो, तो इसके लिए आपको रेगुलर अटेंशन और अच्छे आदतों को अपने डे टू डे लाइफ में शुमार करना पड़ेगा। हालांकि फाइनेंशियल हेल्थ में रेगुलर अटेंशन और अच्छे हैबिट्स के लिए आपको किसी एक्सपर्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए राइट माइंडसेट और साथ ही साथ आपको फाइनेंस को हैंडल करने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हेल्थ कोई ऐसा इशू नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिजिकल हो, कि आज आपने इंजेक्शन दिया और आप स्वस्थ हो गए और कल इंजेक्शन नहीं दिया तो आप बीमार पड़ गए। ऐसी बातें नहीं हैं। ये दोनों ही हेल्थ जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और डे टू डे में आपको रेगुलर अटेंशन देना पड़ेगा और अच्छी आदतें भी शामिल करनी पड़ेंगी। आज हम चर्चा करेंगे फाइनेंशियल हेल्थ टिप्स के ABC की। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या आपको ये पसंद आया हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है या आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ये जो मैं यस और नो मेंशन करने को प्रेरित करता हूँ, इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं ये जान सकूँ जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूँ वो उसके लिए लाभदायक या उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। ABC ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ टिप्स। A स्टैंड फॉर अवेयरनेस, B फॉर बिहेवियर, C में 2 C है, एक C है चेंज और दूसरा C है क्यूरियोसिटी। हम एक एक इसके टर्म्स की बातें करेंगे। सबसे पहले हम अवेयरनेस की बातें करते हैं। अवेयरनेस को यदि सीधे साफ शब्दों में कहा जाए तो आपको अपने पैसे के बारे में ऑनेस्ट और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कितने पैसे कहाँ जा रहे हैं। और आपको समझने के लिए यदि इसको मैं ब्रेक करूँ तो हम ये कह सकते हैं हाउ मच डू यू अर्न, दूसरा है कि हाउ मच डू यू स्पेंड, मतलब आप कितना खर्च कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट्स है व्हाट वी ओ एंड चौथा है व्हाट वी ओन। हालांकि जो अकाउंट्स के आदमी नहीं है उनको ये समझने में दिक्कत होगी कि व्हाट वी ओ और व्हाट वी ओन का मतलब क्या। सिंपल साफ शब्दों में व्हाट वी ओ का मतलब आपको आपके ऊपर कितने कर्जे हैं, कितने पैसे लोगों को देने हैं, और व्हाट यू ओन का मतलब आपके पास क्या है। और व्हाट यू ओन और व्हाट यू ओ का डिफरेंस यदि पॉजिटिव में आता है तो हम कह सकते हैं इसका नेटवर्थ पॉजिटिव है और ये अच्छा साइन है। और यदि ये नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि जो शान शौकत दिख रही है आपकी, वो आपके कुछ नहीं है, सारे आपने कर्ज लेके उधार लेके पूरे किए हुए। जैसा कि हम आम लोगों में देखते हैं कि कोई आदमी है बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहा है और क्या शान शौकत से रह रहा है और आपको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से। जनाब, आपको चकाचौंध की ज़िंदगी ये दिख रही हैं कि बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी शान शौकत है, बड़े मकान हैं, लेकिन यदि उसका व्हाट वी ओन या व्हाट वी ओ की यदि बातें करेंगे, यदि देखेंगे तो मालूम होगा कि सारी शान शौकत जो है ये किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने कर्जे लेके ये शान शौकत मेंटेन कर रहे हैं और इनका अपना कुछ नहीं है। इसका मतलब इनका जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव है और ये आज तो शान शौकत दिख रहा है लेकिन इन ड्यू कोर्स इनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी। अब जैसे बताया 4 चीज़ें, आप कितना अर्न करते हैं, कितना खर्च करते हैं और आपका नेटवर्थ कितना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके लिए हमको करना क्या चाहिए। तो जनाब, सबसे पहले कि आप डेली का इनकम और एक्सपेंडिचर ट्रैक करें। हालांकि यदि आप सैलरी अर्नर हैं तो आपकी डेली की इनकम नहीं होगी, लेकिन यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन हैं या फ्रीलांसर हैं तो हो सकता है आपका डेली का इनकम हो। एक्सपेंडिचर हो सकता है कि डेली हो, वीकली हो या 2 दिन के बाद हो, 4 दिन के बाद हो। पर्पस ये है कि जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर हो उसको ट्रैक करें प्रॉपरली। इससे आपको ये समझ में आएगा कि पैसे कहाँ से कितने अधिक आए हमें और हमने किस चीज़ में कितने खर्च कर दिए। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके बैंक स्टेटमेंट हैं या क्रेडिट कार्ड यदि आपने ले रखा है तो क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट उसको ध्यान से देखें। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में एक सावधानी बरतनी चाहिए। सामान्य तौर पे एक ह्यूमन का टेम्पटेशन होता है कि यदि क्रेडिट कार्ड पास में है आपके पास, आपको लगता है कि मैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए में का सामान परचेज कर सकता हूं, तो आप किसी और चीज़ के लिए आप जाते हैं बाज़ार खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ कुछ और चीज़ें दिखाई देती हैं
और चूंकि आपके पास क्रेडिट है तो वो चीज़ें जो आपको दिखाई दी, आपको अच्छी लगी, आपकी ज़रूरत की नहीं है, आपके प्रायोरिटी लिस्ट में वो नहीं है, लेकिन चूंकि पैसे आपके पास हैं, आप खर्च करने के कैपेसिटी में हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड से उसको परचेस कर लेते हैं। ये जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट देखेंगे 1 महीने के बाद या 50 दिन के बाद, जब भी बिलिंग साइकिल होती है उसके, तब आपको समझ में आएगा कि क्या ये चीज़ें 2000, 4000, 5000 जितना का भी खरीदा था, क्या ये आपके लिए ज़रूरी है। तो बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दोनों देखने से आपको ये पता चलेगा कि कौन से खर्चे इसमें अननेसेसरी हैं, जो कि चूँकि पैसे हमारे पास थे, चाहे अकाउंट में थे या क्रेडिट कार्ड में हमारी लिमिट थी, दोनों ही केस में हमने अननेसेसरली इसको परचेज कर दिया और इस पर जो खर्चे किए वो अनावश्यक थे, ज़रूरी नहीं था इस पर खर्च करना। ध्यान रखें कि अवेयरनेस जो है फाइनेंशियल हेल्थ की नींव है। किसी बिल्डिंग की नींव यदि कमज़ोर है, उसकी लाइफ कम होती है। उसी हिसाब से फाइनेंशियल हेल्थ में भी यदि अवेयरनेस की कमी है आपको, तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ की लाइफ भी कम होगी। बी फॉर बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स हम मनी बिहेवियर की बातें कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बिहेवियर क्या इम्पल्सिव स्पेंडर है, क्या आप जो बिल्स हैं, डिफरेंट यूटिलिटी बिल्स, वो डिले पे करते हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड का बिल डिले पे करते हैं, क्या आप रेगुलरली सेव करते हैं और बजट बनाते हैं और उस बजट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, मनी बिहेवियर्स होते हैं। अब बातें करते हैं इम्पल्सिव स्पेंडर की। इम्पल्सिव स्पेंडर होना फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी कमी है। मुझे याद है आज से करीब 40 साल पहले हमारे एक मित्र हुआ करते थे, पड़ोसी भी थे, मित्र भी थे। हम एक ही कैडर में थे जहाँ नौकरी कर रहे थे हम लोग, तनख्वाह दोनों के बराबर थी। लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाता था कि 20 तारीख के बाद उनका नौकर आया करता था मेरे घर, और चूँकि फैमिली रिलेशन ऐसे थे कि कोई कुछ मांग ले तो मना नहीं करते थे, कुछ पैसे मांगा करते थे। ये करीब करीब हर महीने की बात है। हालांकि ये सही बात है कि पैसे वो फर्स्ट वीक में फिर वापस कर दिया करते थे, फिर सेकंड या थर्ड वीक में फिर पैसे मांगा करते थे। ये रेगुलर कई सालों तक चलता रहा है। और जब तनख्वाह मिलती थी उसके फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, जो उनके यहाँ शान शौकत है, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और ख़ासकर आज से 40 साल पहले गर्मी के दिनों में जो हरी मटर थी वो कहीं कहीं मिला करती थी। हालांकि अब तो ये काफ़ी इजीली अवेलेबल हो गया है, और वो इतना महंगा हुआ करता था कि मैं व्यक्तिगत रूप से सोच नहीं सकता था कि गर्मी के दिनों में, यानी इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, हम हरी मटर की सब्ज़ी खाएंगे। लेकिन उनके यहाँ सिर्फ स्पेंडर का एक जीता जाता सबूत था। वो जाएंगे, वो मटर ज़रूर लाएंगे, मटर खाएं या ना खाएं, लेकिन वो लाएंगे ज़रूर। और जो सब्जी वाला था उनको देखते ही उसको सैल्यूट मारता था, ये प्रसन्न हो जाते थे। तो जनाब आप ये देखें कि इम्पल्सिव स्पेंडर यदि आप हैं तो आपको बिहेवियर का आपको चेंज करना पड़ेगा। नंबर 2, क्या आप जो यूटिलिटी बिल्स हैं या क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स हैं इसको डिले करते हैं पेमेंट करने में। जनाब यूटिलिटी बिल्स तो कम की आती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल्स यदि जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट में यदि आपने जमा नहीं किया तो जो अमाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट लगता है इट इज़ अराउंड 30% के आसपास ब्याज लगता है। अब ये सोचें कि आपने उस क्रेडिट कार्ड को जो यूज़ किया था अननेसेसरली परचेज के लिए किया था, आपने ज़रूरत उस चीज़ की नहीं थी, आपने परचेज किया केवल इम्पल्सिव स्पेंडर होने के नाते, और आज आप ये कैपेसिटी नहीं है कि उसको आप ड्यू टाइम पर पे कर सकें, और 30% का इंटरेस्ट, 30% के आसपास का ब्याज उस पर क्रेडिट कार्ड इशूअर जो है वो आपसे चार्ज करती है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। और क्रेडिट कार्ड की जब बातें आए, एक बातें और उसमें जानने के लायक जरूरी है उन व्यूअर्स के लिए जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जब देखेंगे उसमें एक वर्ड होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, MAD। वो कहते हैं कि यदि वो सामान्य तौर पे टोटल बिल का 10% के आसपास का होता है। वो कहते हैं कि यदि कम से कम इतना अमाउंट आप पे कर देंगे तो आपका अकाउंट NPA नहीं माना जाएगा। जनाब आप ये प्रसन्न हो जाते हैं ये कह के कि यदि 20,000 का बिल है तो आपने 2,000 रुपये पे कर दिए और आप निश्चिंत हो गए कि NPA नहीं होगा, कोई टेलीफोन नहीं आएगा। लेकिन बाकी जो 18,000 रुपये बच गए उस पर जनाब आपको 30% के आसपास ब्याज लगेगा और अगले महीने के बिल में वो ऐड हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, खासकर क्रेडिट कार्ड जिसने लिया हुआ है। यदि क्रेडिट कार्ड की नीड है, आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन हैं कि 40-50 दिन का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है उस पीरियड को यूज़ करें और ड्यू टाइम पर जमा करें, देन इट्स ओके। इफ़ नॉट, ये लोन है, ये कोई गिफ्ट बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको नहीं दिया है। यदि आप फाइनेंशियल आउटकम को चेंज करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको फाइनेंशियल बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा। याद रखें, फाइनेंशियल बिहेवियर कोई गणित का खेल नहीं है। यह आपके इमोशंस, बचपन की परवरिश और पैसों के बारे में जो विश्वास जुड़ा होता है उस पर
डिपेंड करता है। अब पैसों के बारे में जुड़ा विश्वास की बातें जो हैं, हालांकि आमतौर पर जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज माँ बाप की कैपेसिटी होती है कि भाई ये पहला बच्चा है, बड़ा है, एक ही बच्चा है, तो हम अनाप शनाप खर्च करते हैं। लेकिन यदि आप अनाप शनाप बच्चों के ऊपर खर्च करेंगे आपको, तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका पैसों के साथ जो विश्वास, जो जुड़ा हुआ विश्वास होगा, वो उसी हिसाब से होगा। ऑब्वियसली वो आगे भी खर्च किया करेंगे। तो इस बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल बिहेवियर का मतलब ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है जनाब, ये इमोशंस है। आपको बच्चों में ये परवरिश कैसी दी गई है, इस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि जब अब यंग जब किड थे तो पैसों के बारे में आपका क्या विश्वास है। क्या पैसे खर्च करना चाहिए, पैसे सेव करना चाहिए, पैसा कुछ नहीं है, पैसा ये नहीं है। जो भी विश्वास आपके मन में है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके फाइनेंशियल बिहेवियर में। सी फॉर चेंज एंड क्यूरियोसिटी। चेंज का मतलब बदलाव, बदलाव का मतलब यहाँ मनी चेंज की बातें हो रही हैं, मनी बिहेवियर चेंज की बातें हो रही हैं। यानी जो आपकी बैड मनी हैबिट्स हैं उसको आप गुड मनी हैबिट्स में चेंज करें। दूसरा है कि जो अननेसेसरी एक्सपेंडिंग है, गैर जरूरी खर्चे हैं, उस खर्चे को या तो ख़त्म कर दें या धीरे धीरे इसको कम करें। और ये ध्यान रखें, ये दोनों ही चीज़ें, बैड मनी हैबिट्स को अच्छे मनी हैबिट्स में चेंज करना या अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को पूरा ख़त्म करना, ये ओवरनाइट होना थोड़ा दिक्कत है। इसको धीरे धीरे कम करें। ये ना सोचें कि आज अचानक आपकी जो मनी हैबिट्स हैं कल आपसे अच्छी कर लेंगे, जनाब इस पर कष्ट होगा। तो इसको धीरे धीरे करें एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स ये चेंज हो जाएगा। और जैसे ही ये चेंज हो जाएगा आपके फाइनेंशियल आउटकम्स में बदलाव आएंगे। दूसरा, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। जब भी बदलाव करना चाहेंगे आप तो जिज्ञासा की ज़रूरत होती है। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा का मतलब नई चीज़, जिस बातों की जानकारी आपको नहीं है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की, उसके बारे में पूछने की। पर्सनल फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, कहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा, कहाँ कितना रिस्क है, इन बातों की जानकारी की जिज्ञासा आपको यदि होगी तो ये दो हथियार, क्यूरियोसिटी और चेंज, ये फाइनेंशियल आउटकम में बदलाव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वेपन्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण हथियार। अब सवाल है इसके लिए क्या करना चाहिए हमको। तो जनाब क्यूरियोसिटी के लिए आप ध्यान रखें कि हर वीक, हर महीने जो संभव हो एक आर्टिकल पढ़ें फाइनेंस से रिलेटेड, एक बुक पढ़ें फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखें, और सबसे अंतिम में यदि कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके आसपास है तो उससे भी इसकी चर्चा करें। जनाब जब फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बातें आती हैं तो मैं थोड़ा सावधान हो जाता हूँ, बिकॉज आज के दिन में बाज़ार में निकलें आप तो सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, एक से एक सलाह देंगे आपको। तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट चूज़ करने के पहले आप ये ध्यान रखें वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ही हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, अच्छी बात है, उनसे चर्चा करें, उनसे विचार लें, लेकिन उनको सिलेक्शन करने में सावधानी बरतें। थैंक यू।